नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में आज हेडलाइन बनी है, साथ ही साथ सुर्खियों में और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। सीधे चलेंगे जय जी के पास, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो सीए से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसे ही अधिकार दिए जाएंगे। इसको लेके क्या और विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सीए लागू होने के पश्चात जो जिस प्रकार से देश में वातावरण है, जो लग रहा था बहुत सारे विरोध किए करेंगे और बहुत सारे जो लोग हैं जैसे शाहीन बाग जैसी स्थिति के हमें रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सब जिस प्रकार से जो भ्रम फैलाया गया था उस भ्रम में अब जनता नहीं है। अब समझ में आ गया है कि ये नागरिकता छीनने के लिए ये कानून नहीं है, नागरिकता देने के लिए ये कानून है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आवेदन के लिए जो पोर्टल खोला गया है उस पोर्टल के थ्रू 50 रुपए इसमें शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क। और जिस देश से आए हैं, जिस देश के रहने वाले हैं, उनमें से कोई भी जो है उस देश के डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी है उस अधिकारी से जाके आपको मिलना पड़ेगा, जो भी आवेदक है, तब जाके जो है ये नागरिकता उनको मिलेगी। मैं देश में बहुत सारे इस प्रकार के जो लोग हैं जो दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं लेकिन कागज पे वो भारत का नागरिक नहीं है। जैसे बहुत जगह अभी भी जो सिंधी समाज है उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखा, लेकिन वर्षों से वो प्रोसेस में, लेकिन उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको जटिल बनाया गया, मतलब जो यदि मान के चले जो 10 साल पहले भारत आ गए हैं, वो यदि वो बांग्लादेश का है तो वो कहाँ से कागज लेके आएगा, और शायद उस कागज तो उन्होंने खुद ने नष्ट किया होगा। इसीलिए उस कागज को मांगने से एक अफरा तफरी मचेगी कि फिर से उस देश में जाना पड़ेगा, फिर से किसी से संपर्क करना पड़ेगा कागज लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो है ये पेचीदा मामला बनता जा रहा है और धीरे धीरे समझ में आएगा तो उसमें क्या क्या मांगा है। जैसे जो मैंने कहा कि एक दस्तावेजों में से उनको अपलोड करना पड़ेगा 50 रुपए के फीस के साथ में, लेकिन ये वो उस दस्तावेज को कहाँ से हासिल करेगा कोई बंदा जो 10-15 साल 20 साल से भारत में रह रहा हो। तो इसको छानबीन करने के बाद जरूर करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से जो है नहीं होना चाहिए कि आज अपलोड करना है और आज कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ना हो तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है उनको यदि जो हिंदू सिख ईसाई और बौद्ध और जो भी नागरिकता भारत में लेना चाहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं किसी मजबूरी के कारण से, उनको अगर सही में मदद करना है तो इसको और इजी बनाना पड़ेगा। आसाम में कई दलों ने इसका विरोध किया है और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर रहे हैं और कहा कि मैं इसको नहीं मानूंगी, तो मुझे लगता है कि एक विवाद उठना तो जरूर है, लेकिन जो विपक्ष में शामिल जो नेतागण है वो अपने पार्टी के माध्यम से इसको नहीं उठाना चाहते हैं। उनको लगता है कि इसका सीए का विरोध करने पर शायद इसका राजनीतिक नुकसान हो जाए, इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि पिछली बार जैसे इस बार विरोध होगा। बिल्कुल हम सीधे चलेंगे सूरज पाठक जी के पास। सूरज जी, तमाम आज की जो बड़ी खबरें हैं हमारे दर्शकों को बताएं जो अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है। देखिए निशा, चूंकि देश चुनाव के मुहाने पर आ चुका है, और ऐसे में राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देश के आम मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। कल कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, 43 नाम उसमें शामिल किए हैं। मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए।
जैसा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली सूची जब आई थी तो उसमें मध्य प्रदेश के एक भी लोकसभा सीट से कोई नाम नहीं था। दूसरी तरफ कल जो सीट आई है उसमें 10 नाम हैं, जिसमें से छिंदवाड़ा का लगभग तय ही था कि नकुल नाथ ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, और सीधी मंडला, भिंड, टीकमगढ़, देवास, सतना, बैतूल, खरगोन, धार, ये 10 सीटों पर घोषणा की। जो बड़ी सीटें थी, जिन नामों पर, चाहे कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें, तो ये इन सीटों पर या इनके नामों पर अभी भी मंथन जारी है। ये चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। तो ये इसको लेकर के कांग्रेस की जो प्रत्याशा दिख रही है वो चुनाव लड़ने के लिए है या नहीं है, ये तो पूरे 29 प्रत्याशी मध्य प्रदेश के और पूरे देश के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद सामने आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का मौका मिल रहा है कि वो अपनी तैयारी आगे बढ़ाए, और साथ ही जिन नामों को उतारा गया है कि पूरे देश में यदि हम बात करें कि पहली सूची के 39 नाम, दूसरी सूची के 43 नाम, तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं, 82 प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस ने उतारे हैं, और उसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी 195 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। एक तो ये घटनाक्रम रहा है, इन खबरों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है समाचार पत्रों में। दूसरा, कल एक घटनाक्रम और देखने के लिए मिला हरियाणा में, जहां भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन टूटा है। ये घटनाक्रम भी दिन भर चलता रहा, सुर्खियों में रहा, और इसको भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि ये जो घटनाक्रम रहा कि सुबह 11:30 बजे मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और शाम को 5 बजे नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। ये घटनाक्रम लगातार चलता रहा। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो वो इस फार्मूले के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री बदलती है। हालांकि ये 100% ये फार्मूला सटीक बैठे, इसको लेकर के भी कयास है, क्योंकि कई जगह जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बदले हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि अधिकतर जगह यदि देखें तो आधे से ज्यादा जगह पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में सफलता मिली, और ये कहा जा रहा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के उसी प्रयोग के तहत, उसी एक फार्मूले के तहत ये प्रयोग किया गया है जी। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में एक चर्चा कल दिन भर और रही है मध्य प्रदेश के परिदृश्य में। बताना चाहूंगा कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में जो रहा है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो रहे हैं, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और डॉक्टर गोविंद सिंह की मुलाकात कल दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रही है कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि कांग्रेस से जिस तरह से नेताओं का पलायन जारी है, और नेता जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, जैसा कि एक कार्यक्रम देश न्यूज ने दिखाया भी था कि केवल 2 माह में 5,800 से ज्यादा कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कांग्रेस के नेता की मुलाकात होती है तो कयास लगाने चालू हो जाते हैं, कहीं ये नेता भी तो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामने वाले हैं। तो कल ये चर्चा भी दिन भर जो है सियासी गलियारों में बनी रही कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह की मुलाकात के मायने क्या है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों में से जो 8 चेहरे हैं वो नए हैं इस बार, तो आप इसको लेके क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, शायद जिस तरह से कांग्रेस अपने हर कदम को फूक फूक रख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति बड़ी नाजुक सी है। ये सुबह कार्यकर्ता या नेता यहाँ है और शाम को कहाँ दिखे किसी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत सोच समझ के और फूक फूक कदम रख रहा है। देखिए, नए चेहरों को जहां तक सवाल है मौके का, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा में हालांकि पराजित हुए तो उनको भी पार्टी ने मौका दे रही है, जो जीते हैं उनको भी दे रही है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा। पुराने जो उनका कहना चाहिए अनुभव है वो ये बताता है कि पलायन करने में देर नहीं करते हैं लोग। इसलिए जो है इस बार बहुत ही सोच समझकर प्रत्याशी तय किए गए हैं। जैसे नकुल नाथ का बताया है कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, पर अभी भी कोई गारंटी नहीं कह सकता कि नकुल नाथ जो है लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। इसको लेकर भी अभी सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। फूल सिंह परैया को भिंड से दिया गया है, वो विधायक रह चुके हैं। कमलेश्वर पटेल पर इस बार 2 बार विधायक रहा, इस बार फिर उनके ऊपर जो है विश्वास जताया गया है। इस तरह देखा जाए तो
राहुल गांधी अपनी टीम के लोगों को ज्यादा भरोसे में रखकर काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी में भी जो है 5 सीटों पर फैसला होना है, उसको लेकर चिंतन मनन जारी है। खासकर इंदौर की बात करें, बालाघाट की बात करें, उज्जैन की बात करें, राजधानी भोपाल जो सबसे ज्यादा इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कांग्रेस के पास जो है वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा मजबूत दावेदार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे दे। हालांकि यहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे जेपी माली, उनका नाम चल रहा है, कर्नल श्याम श्रीवास्तव का नाम चल रहा है, अरुण श्रीवास्तव का नाम चल रहा है। तो वो कायस समीकरण, क्योंकि भोपाल में यहाँ ज्यादा बहुभाष संख्या है कायस मतदाताओं की, तो ये भी एक गणित है कि यहाँ से कायस कैंडिडेट को उतार दिया जाए और मुस्लिम मतदाताओं का भी अगर समर्थन मिलता है तो एक कुछ बन सकती है। लेकिन ये सब कयास है, अभी पार्टी को और चिंतन मनन करना पड़ेगा, और जिन प्रत्याशियों को उसने उतारा है फिलहाल तो उस पर ही उनको फोकस करना पड़ेगा। इस तरह पूरे मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, उन सारी तमाम सीटों पर दोनों ही दलों की पैनी नजर है, और देखना है कि आने वाले दिनों में प्रत्याशी कितने मजबूत उतरते हैं, उस पर पूरा चुनाव का दारोमदार रहेगा। जी जी, वहीं हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी से आज की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हम जानेंगे। मनीष जी, तमाम बड़ी खबर आज की क्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, जैसे कि हमारे एडिटर सूरज पाठक जी ने बताया कि किस प्रकार से हरियाणा में नई सरकार बनी और कैसा वहां पर कल राजनीतिक घटनाक्रम रहा, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। चूंकि आज वहां नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और नए जो सीएम है नायब सैनी, उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे पास में 48 विधायकों का समर्थन है, और उन्होंने एक समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा है। उन्होंने कहा कि 41 विधायक हमारे खुद के हैं और जो 6 विधायक है 6 विधायक है वो निर्दलीय है, और इन तमाम विधायकों को मिलाकर के वो 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। और आज देखिए हरियाणा की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, और इस विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा। नई सरकार के पास में बहुमत को साबित करना पड़ेगा। तो ये आज का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो दिन भर सुर्खियों में रहेगा, और सभी लोगों की आज नज़र है कि क्या वहाँ पर वाकई वो बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास में बहुमत है। तो आज विधानसभा हरियाणा में विशेष सत्र है, और नायब सैनी जो कि नए सीएम बने हैं, 11वें सीएम बने हैं हरियाणा के, वो अपना बहुमत साबित करेंगे। दूसरी खबर एक और है, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ सर ने कहा कि सीएए को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, दरअसल देखिए ममता सरकार ने आज इसको लेकर की रैली बुलाई है। ये भी एक बड़ी खबर है। जो हमारे देश के नागरिक है वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि देश में इसको लेकर क्या कुछ माहौल है। देखिए पहले भी जब ये कानून आया था तब भी राजनीतिक पार्टियों ने ही इसके लिए एक माहौल बनाया और पूरी जनता को इसके विरोध में झोंक दिया, और अब जब ये लागू हो गया है तब भी एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसके विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, और फिर जनता इसके विरोध में उतरेगी और देश को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। असम की सरकार ने इसका विरोध किया, सीपीआई-एम ने इसका विरोध किया, और आज ममता बनर्जी इसके विरोध में रैली निकालने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए गृह मंत्रालय का जिक्र भी हमारे एडिटर साहब ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी मुसलमान को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार हमारी सरकार को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्या नागरिक इतने जिम्मेदार नहीं है, क्या इतने नासमझ हैं कि इतनी सी बात को नहीं समझ सकते कि ये कानून देश के नागरिकों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो बाहर से प्रताड़ित होकर आए हैं। तो ये बड़ा सवाल है, और ये समझना होगा कि जो माहौल इस कानून को लेकर बनाया जा रहा है उसको लेकर लोगों को भी समझना होगा। तो ये भी खबर एक है जिस पर आज दिन भर नजर रहेगी कि ममता बनर्जी क्या स्टैंड लेती है इस कानून को लेकर, और हरियाणा में जो बहुमत साबित करने का आज विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर भी आज लोगों की दिन भर नजर रहेगी। निशा जी बिल्कुल, अभी हमने राजनीतिक खबरें देखी, वहीं हम सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें देखेंगे। सीधे चलेंगे जय श्रीवास्तव जी के पास। जय जी, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अहम कोई खबर या कोई खास जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सामाजिक जो मुद्दे हैं, इस समय जब चुनाव नजदीक होते हैं उस समय स्वाभाविक रूप से सामाजिक मुद्दे भी उठने लगते हैं। बिल्कुल। अधिकतर लोगों के एजेंडा में है कि जो जाति जनगणना है
उसको हम लोग सरकार आने पे उसमें करेंगे, ये वायदा कांग्रेस विशेष रूप में कर रही है और घटक दल भी इसी में समर्थन दे रही है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि आज अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के टिकट का डिक्लेयर हुए उसमें 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री पुत्र को टिकट दिए गए हैं। अब देखिए तरुण गोगोई के पुत्र को टिकट दिया गया है, उसके बाद वैभव गहलोत जो है वो अशोक गहलोत के पुत्र को टिकट दिया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। तो जो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का कांग्रेस के ऊपर, वो इस समय दिखने लगा है कि जो वैभव गहलोत है, उसके बाद बाकी जो लोग कई बार हारने के बाद भी केवल नेता पुत्र होने के कारण से ही जो है उनको टिकट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चीज को गंभीरता से नहीं लेती है। वहां पर अगर स्ट्रांग कैंडिडेट हो लेकिन उसमें अगर नेता पुत्र है तो वो ज्यादा नेता पुत्र को टिकट देने में विश्वास रखती है, वो इसमें चरितार्थ हुआ है। कल के जो टिकट के डिक्लेयर हुआ है उसमें आप देखिए जिस प्रकार से टिकट दिए गए हैं उसमें कहीं पर भी जो है कोई जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन के जो लोग उम्मीद करते हैं कि अब हमें मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही वहां पर नेता पुत्रों का नाम आ जाता है तो वो हताश जरूर होता है। जैसे मध्य प्रदेश के कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के विषय में तो ये कहा जा रहा था कि उनका टिकट तो फाइनल है, अगर वो बीजेपी में आते हैं तब भी और कांग्रेस में रहते हैं तब भी। लेकिन इस घटनाक्रम में एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में एक और जो सीट से टिकट दिया गया है राजेंद्र मालवी का, वहां सज्जन सिंह वर्मा का नाम था। इसके मतलब जब सज्जन सिंह वर्मा का नाम काटा गया है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जब कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे उस मैटर को बहुत गंभीरता से लिया है। तो भले ही नकुलनाथ के नाम पे मोहर लगा दी है, लेकिन उनके जो समर्थक है उनको अभी टिकट देने में कोताही बरती जा रही है। कुल मिला के कांग्रेस को यह जो आरोप लगाते हैं उसको इससे बचना चाहिए कि नेता पुत्रों को टिकट देने से बचना चाहिए। और जो 100% जैसे नकुलनाथ है, आप अगर देखेंगे कि कमलनाथ के जो कार्यशैली रहा है, कमलनाथ ने जो कार्य किया है और इतने सालों से जब कमलनाथ ने एक जमीन राजनीतिक तैयार की है उस पर नकुलनाथ ने विशेष रूप से जो है चुनाव लड़के विजयश्री प्राप्त किया है। व्यक्तिगत रूप से उनका कोई बहुत बड़ा रोल राजनीति में नहीं रहा है ना। इसी प्रकार से यदि मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन को भी अगर चुनाव लड़ाया जाता है सिंधिया के सामने और इसके लिए यदि दिग्विजय सिंह हामी भरते हैं तो ये बड़ा निर्णय हो सकता है। अभी भी शिवपुरी गुना की सीट जो है अभी रुकी हुई है। मुझे लगता है कि वहां से कोई बड़े नेता की तैयारी है और हो सकता है कि वहां से अरुण यादव चुनाव लड़े और हो सकता है कि दिग्विजय सिंह को लड़ाने की भी बात भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सीधे चलेंगे सूरज जी के पास क्योंकि सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अभी खबरें देखी, क्राइम से जुड़ी कोई अपडेट या कोई जानकारी हो तो सूरज जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जिस तरह से देश में घटनाक्रम चल रहा है और एक सवाल आपने पूछा है क्योंकि वो जी आम जनता की चीजें जुड़ी हैं। सभी को याद होगा हरदा ब्लास्ट जो हुआ था, बिल्कुल, और हरदा ब्लास्ट में ऐसे निकल चुके हैं, कई लोगों से सवाल पूछे गए हैं। जो हरदा में ब्लास्ट हुआ था उसका मूल कारण चीजें स्पष्ट नहीं हुई कि वजह स्पष्ट नहीं हुई कि हरदा में आखिर किस वजह से ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर एक रिपोर्ट कल सौंपी गई है और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जो हैं उन्होंने कुछ लोगों के नाम थे तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जब वहां लेबर की जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी लिस्ट ही नहीं है तो ये नाम कहाँ से आ गए। बिल्कुल, तो इस खबर को भी कई जगह प्रचार किया गया। एक तरफ मैं जरूर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जी जी कि एडीआई ने एक रिपोर्ट मांगी थी जी, कल 5 बजे वो रिपोर्ट सबमिट करनी थी। बिल्कुल, ईसीआई को वो रिपोर्ट दी जानी थी
और कल 5 बजे ही हरियाणा में शपथ ग्रहण रखा गया। बिल्कुल। ये टाइमिंग को लेकर के कई लोगों के तंज आए हैं, कई लोगों के सवाल आए हैं कि लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये टाइमिंग का खेल ही क्यों, कि वो जो एडीआई की जो था, एडीआर ने जो रिपोर्ट मांगी थी चंदे को लेकर के कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, वो रिपोर्ट कल 5 बजे चुनाव आयोग को दी जानी थी, कोर्ट में सबमिट की जानी थी, और उसको लेकर के कि 5 बजे ही हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया ताकि मीडिया का ध्यान इस तरफ ना जाए, या फिर वो रिपोर्ट, हालांकि सार्वजनिक तो करने की बात कही गई है, चुनाव आयोग को निर्देश है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाए, लेकिन तब भी इस टाइमिंग को लेकर के बहुत सारी चर्चा चल रही। एक और बात, मैं अपने इसी कार्यक्रम में एक बार इस बात को कह चुका हूं और उससे पहले भी देश न्यूज इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है कि विश्व में यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो उसका कारण होगा पानी या जल संकट। और जल संकट की बात बेंगलुरु में जिस तरह से चल रही है इस समय की, वहां जल संकट गहराया हुआ है और यहां तक स्थिति आ गई है कि अब लोग शहर छोड़कर जाने लगे। तो जल संकट, क्योंकि यदि पूरे विश्व में जल संकट है तो भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता, तो भारत में जल संकट ने अपनी दस्तक दे दी है। जल संकट से उबरने के लिए जहां सरकारों की जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की, हम सबकी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है जितना सरकार का उत्तरदायित्व है। यहां तक स्थिति आ गई कि लोग अब शहर छोड़कर जाने लगे हैं। ये और पानी, हमने कभी हमारे जो बुजुर्ग रहे कभी कल्पना नहीं की थी उन्होंने कि पानी जैसी चीज ही बिकेगी, लेकिन आज पानी को खरीद कर पिया जा रहा है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं होगा यदि ये स्थिति रही कि जब पानी खरीदने पर भी नहीं मिलेगा, पानी के मोल दूसरी चीजों से कहीं ज्यादा कीमतें पानी की हो जाएंगी। वो भयावह स्थिति हमारे सामने आ सकती है जिसकी परिकल्पना से ही रूह सिहर उठती है। तो ऐसी स्थिति में जल संकट का सामना करने के लिए, जल संकट से उबरने के लिए एक कारगर तकनीक बनाई जाने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। सीधे जाएंगे मनीष जी के पास। मनीष जी, क्योंकि मौसम को लेके क्या अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं? कि जैसा कि आपने मौसम के बारे में जानकारी ली है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2 और खबर है जिस पर लोगों की नज़र है। पहला तो ये है कि जैसा कि हमारे सर ने कहा कि चुनाव का मौसम है और इसमें सामाजिक मुद्दे बड़े मायने रखते हैं। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जाएंगे और यहाँ पर संत रविदास जी महाराज का जो मंदिर बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और उसमें जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में जिन पत्थरों, जिन शिलाओं का उपयोग किया गया है, उन्हीं की शिलाओं से, उन्हीं पत्थरों से संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और यहाँ संत रविदास जी का मंदिर बनाने के पीछे कई मायने हैं। इसमें जैसा कि सर ने कहा कि सामाजिक मुद्दे बड़े मायने रखते हैं, तो इसमें एक सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी जिस प्रकार से ले रही है और जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, इससे सभी को साधने का एक मत है। तो आज डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर जाएंगे, संत रविदास जी के मंदिर का निरीक्षण करेंगे। एक और खबर है जिस पर लोगों की नज़र गई है, दरअसल वो खबर यह है कि भिंड से जिस बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है संध्या राय का, जब वो कल अपने संसदीय क्षेत्र में गई थी, हालांकि वो उसी क्षेत्र से अभी फिलहाल सिटिंग एमपी है, तो लोगों ने उनका विरोध किया है। लोगों ने ये कहा है कि आप कई दिनों से गायब थी और लगभग 2 साल से आप गांव नहीं आई हैं, आपने हमारी हालत नहीं देखी, आपने हमारी सूरत नहीं देखी, तो हम आपका विरोध करते हैं। आपने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं है। और चूंकि इसी सीट से देखिए कल बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, उसमें फूल सिंह बरैया जो कि अभी भांडेर से विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी कल वहां पर गए थे। लोगों ने उनका स्वागत किया, एक तरफ उनका स्वागत हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ। तो कहीं ना कहीं ये 2 तस्वीरें पर लोगों की नजर गई और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। अब देखिए मौसम की अगर बात करें तो मौसम निशा मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है और लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पार हो चुका है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में, लगभग 10 जिलों में मौसम विभाग ने हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई है। और अगर हम दूसरी जगह की अगर बात करें तो देश भर के मौसम में फिलहाल बारिश की कोई आसार नहीं है और तापमान बढ़ने की लगातार संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रवाल जी जुड़े थे, तमाम अपडेट देने के लिए। पॉलिटिक्स से जुड़ी सूरज जी हमारे साथ जुड़े थे, जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी, तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस बनी है और सुर्खियों में चल रही है, तमाम जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जानी। मिलेंगे प्रेस वार्ता में फिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।